ईरान और इजराइल के बीच घातक जंग गुरुवार को 7वें दिन में प्रवेश कर गई है। दोनों पक्षों ने अपने हमले तेज कर दिए हैं और सीज फायर का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने कहा है कि ईरान एकजुट है और वो सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन खामनेई ने ऐसा करने से इनकार करते हुए चेतावनी दी है कि किसी भी अमेरिकी हमले की गंभीर और अपूरणीय क्षति उठानी पड़ेगी। वहीं अब ईरान इजराइल युद्ध में कूदने के लिए अमेरिका भी पूरी तरह तैयार दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सीनियर सहयोगियों से कहा है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ हमले की योजना को मंजूरी दे दी है। वहीं इजराइल ने कहा है कि अब उनका लक्ष्य खामनेई का खात्मा है। ईरान के काउंटर अटैक में इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान ने दक्षिणी इजराइल के एक बड़े अस्पताल में अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इस हमले से इजराइल का अस्पताल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। हम आपको बता दें कि ईरान के हमले के बाद इजरायली अस्पताल पूरी तरह से धुएं में गुम हो गया। देखते ही देखते ये अस्पताल किसी खंडहर में तब्दील हो गया। अस्पताल पर हुए मिसाइल अटैक के बाद वहां चीख पुकार मच गई। दरअसल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने तेल अवीव के पास 2 स्थानों पर ऊंची इमारतों और कई आवासीय भवनों को निशाना बनाया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हमलों में कम से कम 40 लोग घायल हुए हैं। इस बीच इजराइल ने पलटवार करते हुए ईरान के अराक में भारी बमबारी की है और रिएक्टर साइट को निशाना बनाया है। इस हमले की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी निंदा की है और जल्द ही इसका बदला लेने की कसम भी खाई है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को इसका बहुत बड़ा अंजाम भुगतना होगा। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री कात्ज ने कहा है कि खामेनेई खुले तौर पर घोषणा करते हैं कि वो इजराइल को नष्ट करना चाहते हैं। वो व्यक्तिगत रूप से अस्पतालों पर गोलीबारी करने का आदेश देते हैं। वो इजराइल राज्य के विनाश को अपना लक्ष्य मानते हैं। खामेनेई जैसा तानाशाह जो ईरान जैसे देश का नेतृत्व करता है और जिसने इजराइल के विनाश को अपना मिशन बना लिया है, अब अस्तित्व में नहीं रह सकता। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की योजना को मंजूरी दे दी है। ट्रंप ने अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ एक अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने हमले को मंजूरी दे दी। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया है कि फाइनल आदेश के बाद ही हमला किया जाएगा। यानी अब इस लड़ाई में अमेरिका सीधे तौर पर उतरने जा रहा है, जिसने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ये तो पूरी दुनिया का सवाल हो गया, अब सिर्फ भारत का सवाल नहीं है। और भारत की भूमिका क्या हो क्या ना हो, इस पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया कहाँ जा रही है, अमेरिका के मकसद क्या बहुत खुलकर सामने आ रहे हैं। चाहे पाकिस्तान को अपनी सरपरस्ती देना हो, एक बार फिर असीम मुनीर का वहाँ पर जाना हो, अब ईरान में अमेरिकी फ़ौजें पाकिस्तान के रास्ते से घुसेंगी। ये माइकल रूबिन है, पूर्व अधिकारी हैं रक्षा मंत्रालय के अमेरिका के, वो ये बयान देते हैं। अब चाहते क्या हैं, ये चल क्या रहा है, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पूर्णिमा नाथ जी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रही हैं, लेकिन उनका एक परिचय मैं ये भी दे दूं, अमेरिका से मेरे साथ लाइव हैं, डोनाल्ड ट्रंप की समर्थक भी रही हैं, उनके लिए खूब चुनाव प्रचार किया है पूर्णिमा जी ने। पूर्णिमा जी, आपका स्वागत है। देश के जाने माने अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी मेरे साथ जुड़े हैं। आकाश जी आपको बताएंगे कि इकोनॉमिक वॉरफेयर ही अब सबसे बड़ा वॉरफेयर होता है, यानी यहाँ पर धंधे की, पैसे की लड़ाई बड़ी है और ये बाकी लड़ाइयाँ दिखाने की लड़ाइयाँ होती, दबाव की लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन सैन्य शक्तियों को हम जब आमने सामने देखते हैं तो मेजर जनरल शशि अस्थाना की तरह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ होते हैं। वो आपको बताते हैं कि ये जो सेनाओं की ताकत है, इसके क्या आगे आने वाले दिनों में दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रशिया ने भी चेतावनी दे दी है अमेरिका को। बहुत सारे पहलू हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले पूर्णिमा जी मुझे बताएं, क्या चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाहूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते शायद वो भी खुद नहीं जानते 5 मिनट के बाद क्या चाहेंगे और हमें ये पूछने से हम कैसे आंसर करेंगे ये क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज अ वेरी सीरियस नोट बिसाइड्स आवर जोक्स ओवर हियर। ईरान की जो मसला चल रहा है कि इसके बारे में हम पहले भी कहा था कि इट विल बिकम एन सीरियस इशू। इट वाज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देखिए 2 इश्यूज है यहाँ पे। एक तो है 40 साल से ईरान कहते जा रहे कि डेथ टू अमेरिका,
और अमेरिका के हिसाब से आप देखो तो लगता है कि ऑब्वियसली ईरान को खत्म करना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, इसराइल के पक्ष से आप देखो तो ईरान साफ साफ कहता है कि इसराइल को साफ कर देंगे, मतलब मिडिल ईस्ट में जूस को वहां पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये साफ साफ मुस्लिम ब्रदरहुड का जो एजेंडा है ये हमारे सामने है। तो ये दोनों मुद्दा अगर आप सब देखो तो लगता है कि ईरान को मतलब रेजीम चेंज करना इज नॉट ए बिग डील अमेरिका के लिए। सो ये जो ऑपरेशन राइजिंग सन नाम दिया है, दिस इज वेरी स्ट्रेटेजिक ऑल्सो। इसमें कोई हिडन कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं हमारे सामने। फ्लैग भी हमारे सामने है, हमें ऑपरेशन का नाम है, रेजीम चेंज दिख रहा है हमें। टेड क्रूज का इंटरव्यू हुआ था टकर कार्लसन के साथ, उनमें भी यही बात हो रही थी। तो बेसिकली ये रेजिम चेंज इसलिए हो रहा है कि उनको पुराना जो किंग रजा शाह है, क्राउन प्रिंस है, उनको बिठाना इसीलिए इम्पोर्टेंट हो गया अमेरिका के लिए, बिकॉज ही इज अमेरिका बैक्ड। वो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं वहाँ पे। अब मिडिल ईस्ट में कहाँ पे आपको डेमोक्रेसी आपको दिखेगा? बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी एग्जैक्टली हाउ दे आर गोइंग टू बी एस्टेब्लिशिंग। देर इज नो दोहराई के वो एस्टेब्लिश होंगे कि नहीं। और खामेनी की जो रजीम है ये जाने वाला है, रजीम चेंज होगी, शाह आने वाला है। This is the plan, but at the end of the day, they're taking the reason that nuclear power और nuclear weapon उनके हाथ में नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं अगर इंडिविजुअली न्यूट्रल हिसाब से मैं देखूं, आपने एक पक्ष पूर्णिमा जी रखा है, ये इंपॉर्टेंट, और मुझे सचमुच में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है संक्षेप में हालात को बताती हैं। लेकिन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये जो मागा उनका चल रहा है ना, ये आकाश जी मागा का कौन सा तरीका है? मतलब अपने यहाँ इंडस्ट्री लगाओ वो ठीक है, अपने यहाँ ये करो, रेसिप्रोकल टैरिफ तक भी ठीक है, हालांकि उसकी भी बड़ी आलोचना हुई। लेकिन ये कि दूसरों के यहाँ पर घुसपैठ करो, खुरपैच करो, ये कौन सा तरीका है? देखिए प्रवीण जी, आपने बहुत बहुत रेलिवेंट सवाल पूछा है कि अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका क्या चाहता है और अमेरिका के टारगेट्स क्या हैं। मागा बहुत अच्छी आपने शुरुआत की, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये क्लियरली टारगेट दिख रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे बिजनेसमैन, तो बिजनेस को ही हर जगह तरजीह देते हैं। बहुत जगह क्या मैंने ऑब्जर्व किया है, और ये बात मेरे जो यूरोप और यूएस में कोलीग्स हैं उनसे डिस्कस करने के बाद हुई है। कई बार डोनाल्ड ट्रंप की मूव्स ऐसी होती हैं कि वो पॉलिटिक्स से ज्यादा इकोनॉमी या बिजनेस ओरिएंटेड होती है। इतनी कामयाबी होगी, इतनी कामयाबी पहुंच पाती है, ये बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं हमारे सामने। क्योंकि एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रवीण जी, 2 दिन पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे और मैंने उस समय भी प्रेडिक्ट किया था कि ये वॉर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए घातक हो सकती है। आप तो खुद बहुत ही नॉलेजेबल एंकर हैं, आपकी इकोनॉमी की नॉलेज भी टेरिफिक है। आज देखिए ग्लोबल इकोनॉमी की क्या हालात हो रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी आप जानते हैं अच्छे से स्लो डाउन से निकलने की कोशिश कर रही है। जर्मनी जैसी इकोनॉमी अक्टूबर टू दिसंबर 2024 -0.2% जीडीपी। जापान जैसी इकोनॉमी जनवरी टू मार्च 2025 -0.2% जीडीपी ग्रोथ। यूके सितंबर अक्टूबर 2024 -0.1% जीडीपी ग्रोथ। ये डेटा मैंने सारे इसलिए दिए हैं कि दर्शकों को बता दूं कि ग्लोबल इकोनॉमी के बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं उनके हालात क्या थे। स्लो डाउन का क्लियर कट शिकार थे। और प्रवीण जी, अक्सर हमारी और आपकी और मेरी भी ग्लोबल फॉर्म से बात होती थी कि क्या स्लो डाउन से ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर कर पाएगी। अब मुझे लगता है ये युद्ध कई स्लो डाउन से रिसेशन में ना धकेल दे, क्योंकि अब क्वेश्चन सबसे बड़ा यही आ जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। अब मुझे लगता है आज की रात बहुत बहुत भारी है हिंदुस्तान के समय के हिसाब से। ईरान जिस तरह की मूव्स अब ले रहा है, तो ईरान ने क्लियरली स्पेल आउट कर दिया है कि वो क्या चाहते हैं। वो किसी तरह की कोई मिन्सिंग ऑफ वर्ड्स नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं रख रहे। अब इजराइल क्या करता है, यूएस क्या रोल अज्यूम करता है, और कल को स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे क्या होता है। अगर कुछ होता है तो क्रूड ऑयल सप्लाईज दुनिया की कहां पहुंचेंगी, क्रूड ऑयल सप्लाईज हमारी हिंदुस्तान की कहां पहुंचेगी, इन्फ्लेशन कहां पहुंचेगी। एक चीज मैं क्लियरली कह सकता हूं प्रवीण जी, जो चीज आप जानना भी चाहते हैं और जिस चीज में आपका पूरा इंटरेस्ट भी है, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे इंपैक्ट आता है $100 पर बैरल क्रूड ऑयल हो जाएगा। और आप जानते हैं अगर $100 पर बैरल होगा
तो ग्लोबल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का क्या हाल होगा? तेल हिंदुस्तान महंगा में हुआ, इन्फ्लेशन का क्या हाल तेल होगा? की शॉर्टेज हुई तो सब कुछ महंगा होगा, सब कुछ की शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि तेल पर ही, ट्रांसपोर्टेशन पे ही सब कुछ निर्भर है। जनरल अस्थाना, हम ये तो देखेंगे कि ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है या मेक अमेरिका इन ट्रबल अगेन चल रहा है, वो एक अलग मसला है। लेकिन ये हम ये भी देख रहे हैं कि रशिया ने कह दिया कि अप्रत्यक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से भी अमेरिका इस मामले में ना आए, जबकि वो तो परोक्ष रूप से आ रहा है, सीधे सीधे आ रहा है। चीन रशिया का एक आजकल की युति हम जानते हैं, चीन अमेरिका का टेंशन हम जानते हैं, और हमने G7 में, मुझे तो याद आ गई थी उस समय की नाटो और ये सारे देश बनाए गए, एक बार फिर G7 में वो सारी शक्तियां खड़ी थी, साइन कर रही हैं, ईरान में न्यूक्लियर पावर नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें कहां बता रही? हम जानते हैं दो धड़ों में दुनिया हमेशा से बटी हुई है, लेकिन क्या ये धड़े आपस में कोई खींचतान कर रहे हैं, या आपको लगता है कि सचमुच एक टेंशन का समय पूरी दुनिया में चल रहा है? देखिए, टेंशन का समय पूरी दुनिया में चल रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो लड़ाई है, इसके जो हालात हैं, इसको अगर आप किसी और एंगल से समझें, देखिए नेतन्याहू मेरे विचार से इतने स्मार्ट हैं कि जो भी प्रेसिडेंट हो अमेरिका में, उससे वो अपना अपना पूरा फायदा उठा लेते हैं। अभी क्या हुआ है कि नेतन्याहू ने, अमेरिका, ये ईरान ने तो नहीं बोला था कि मैं बम बना रहा हूँ, लेकिन उसने जो एनरिचमेंट किया वो काफ़ी हद तक बम के नज़दीक पहुँच रहा था। लेकिन अभी तक IAEA ने नहीं बोला कि उन्होंने बम बनाया या बनाने की तरफ का जाकर पहुँचने वाले हैं। और IAEA ने ये भी नहीं बताया, ये भी कहा है कि भाई कोई न्यूक्लियर रेडिएशन वहाँ से उठी नहीं है, यानी कि जो भी अभी तक हमले हुए हैं उसमें पूरी तरीके से किसी भी न्यूक्लियर संस्थान का इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। सरफेस में जो भी कुछ बिल्डिंग्स थी वो सारी उड़ गई हैं, लेकिन नीचे जो अंडरग्राउंड है या जो पहाड़ में है उसका कुछ नहीं हुआ। अब मुसीबत ये है कि नेतन्याहू को अब पता है कि इसके आगे ईरान का न्यूक्लियर बम उड़ाना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि जो पहाड़ के अंदर हैं उसको अमेरिका के बम वर्षक विमान जो हैं और GBU-57 और जो B-2 बॉम्बर्स हैं वही उड़ा सकते हैं, और कोई नहीं उड़ा सकता। तो अब उन्होंने किसी ना किसी तरीके से, उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से अमेरिका इसमें घुस जाए, और अब उनको मार भी पड़ रही है, क्योंकि ईरान की मिसाइल जो हैं वो इजराइल पहुंच रही हैं और नुकसान भी हो रहा है। ईरान तो एक रेडिकलाइज्ड देश है और रेडिकल लीडर के अंडर में है, तो रेडिकलाइज देश और रेडिकल लीडर के अंडर में सिचुएशन ये है कि वो मार सहने के आदी हैं, लेकिन इजराइल इतनी मार सहने का आदी नहीं है। और अभी नेतन्याहू को लग रहा है कि किसी तरीके से अगर अमेरिका घुस जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वो उसके बाद अमेरिका जाने और ईरान जाने, क्योंकि उसके बाद में सारी चीज़ें अमेरिका के ऊपर निर्भर करेंगी। अब इसमें खतरे वाली बात क्या है? जैसे ही अमेरिकी बॉम्बर अगर हमला करते हैं इनके न्यूक्लियर संस्थानों पर, ईरान, मैं नहीं मानता, क्योंकि ये उतना ही खतरा है जितना सुलेमानी को मारने वाला था, वो किसी ना किसी अमेरिका के बेस पे हमला करेगा, और उसने पहले भी किया था। और अमेरिका के जो बेस हैं जो मिडिल ईस्ट में हैं, उनका एयर डिफेंस उतना स्ट्रांग नहीं है जितना इजराइल का है। तो जाहिर है कि अगर कैजुअलिटीज होती हैं अमेरिका की, तो अमेरिका बहुत बुरी तरीके से इसमें फंस जाएगा। अब जो आपने बात बताई थी मागा वाली, उसको मैं अभी थोड़ा सा इसके साथ जोड़ देता हूं। देखिए, ऐसा है, अमेरिका के स्ट्रेटेजिस्ट को समझना चाहिए कि चीन कितने मजे से किसी भी बाहर की लड़ाई में इस्तेमाल नहीं हुआ। आप लोग 900 बिलियन डॉलर बजट लेके और पूरी दुनिया में लुटाते रहे हो, और आज हालत ये आ गई है कि चीन आपको टक्कर दे रहा है। और चीन जो है, इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो चीन और रूस को होगा। आपको याद होगा, अर्थशास्त्री भी हैं हमारे साथ, मैं उनसे भी, वो भी इसमें सहमत होंगे कि सबकी कोशिश थी, अमेरिका की, जो बाइडेन की तो बहुत कोशिश थी कि ऑयल के प्राइस कम हो जाए ताकि रशिया की इनकम कम हो जाए। लेकिन अगर ये होता है तो ऑयल के प्राइस खूब बढ़ेंगे, और खूब बढ़ेंगे तो इसका मतलब रशिया जो है उसकी इनकम और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और रशिया की इनकम बढ़ गई तो इसका मतलब यूरोप के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। और
ना सिर्फ यूरोप के लिए, बाकियों के लिए भी, किसी वर्ल्ड में किसी के बट लिए भी जनरल अच्छी बात अस्थाना, नहीं। जैसा मैंने कहा, मेक अमेरिका इन ट्रबल अगेन ज्यादा दिखाई देगा। मेरा Yes, कहने का मकसद बिल्कुल। यही था। लेकिन ये- फिर भी यहां पर जो पूर्णिमा जी ने शुरुआत में बात कही थी वो भी महत्वपूर्ण है कि यहां बस सत्ता परिवर्तन हो जाए, खामने ही हट जाए, हमारा आदमी बढ़ जाए। जैसे पहले राजा महाराजा होते थे ना, कि वो जाते थे, दूत भेजते थे कि आप आओ सरेंडर कर दो, टैक्स भेजते रहना, बाकी चलाते रहो अपना शासन। ये आज भी वही नीति चल रही है। अमेरिका चाहता है उनका व्यक्ति बैठ जाए बस वहां पर। नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा उनसे। इस समय जो अमेरिका का जो भी पपेट आदमी वहां पे आएगा, उसकी इतनी वहां पर फॉलोइंग नहीं है कि वो वहां पर शासन कर पाए। और इतना भी है कि जो ये रेडिकलाइज इमेज है, हालांकि ईरान में बहुत ज्यादा गुस्सा था लेडीज को लेके, जो ट्रीटमेंट हुआ, इकोनॉमी को लेके बहुत गुस्सा था। लेकिन एक चीज कॉमन है ईरान के अंदर, हेट अमेरिका और हेट इजराइल। इसमें पूरा देश एक साथ जुड़ जाता है। और इतना आसान नहीं है। अगर खुमैनी को तो मारना ही पड़ेगा, अदरवाइज रिजीम चेंज नहीं होगा। और अगर खुमैनी जाते हैं या खुमैनी को मारने में सक्सेसफुल हो जाता है इजराइल, तो उस हालत में जो भी आएगा वो कम कट्टर नहीं होगा, ऐसा वहां के लोग बताते हैं, वहां के स्कॉलर्स बताते हैं। तो जो ये सोच रहे हैं कि अमेरिका में इसको उनको हम वहां पर जो शाह के लड़के हैं उनको वहां जाके बैठा देंगे, वो इतना आसान नहीं है। उनकी लीडरशिप को कोई ईरान ठीक में है, मानेगा बढ़िया। मुझे आपका पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट लगा है। कुछ कहना चाह रहे हैं आकाश जी? आकाश जी कहें, फिर मैं पूर्णिमा जी से इसी पर बात करता हूं। डॉक्टर प्रवीण, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है। मेरे दोनों मित्र जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बातें रख रहे हैं, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट। बट साथ ही साथ जो तीसरी बात है, अभी तक हमारा जो डिस्कशन हुआ है ईरान, इजराइल और पॉसिबल यूएस इंटरवेंशन, मुझे तो लगता है ये पूरा रीजन ही ट्रबलसम होने वाला है। और ये अगर रीजन ट्रबलसम होता रहा है तो उस हिसाब से ऑयल प्राइसेस को आप देख लीजिए। रशिया की जहां बात, रशिया से यूरोप ऑयल खरीदेगा, वो उनको गैस सप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। मुझे तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस आता हुआ दिख रहा है। मुझे तो एक इकोनॉमिक रिसेशन क्लियरली दिख रही है, क्योंकि ये बात सिर्फ अगर ये जंग बढ़ती है तो क्या ईरान या इजराइल तक सीमित रहेगी? जो और मुल्क हैं, हम सब उनके नाम जानते हैं, क्या वो इन्वॉल्व नहीं होंगे अगर यूएस आ जाएगा? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरे रीजन पे बहुत मेजर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैस्केडिंग बहुत इंपैक्ट आएगा, जो कि ऑयल प्राइसेस को बहुत ज्यादा अनसस्टेनेबली हाई कर सकता है। और ग्लोबल इकोनॉमी, एक चीज दर्शकों को बता दूं, ऑलरेडी बीमारी की हालत में, बीमारी से रिकवर करने की कोशिश कर रही थी। अब बीमार आदमी पे बहुत बड़ी चोट पड़ जाए या बीमार आदमी का एक्सीडेंट हो जाए, उसका क्या हालात होगा। अभी डॉक्टर प्रवीण उस दिन आपसे डिस्कस कर रहे थे कि कैसे आरबीआई ने रेट कट किया है। हम सब खुश थे, आप भी खुश थे, मैं भी खुश था। यूएस में भी रेट कट की बात चल रही थी। अब दुनिया भर में फिर रेट कट रुक जाएंगे और जो ग्लोबल रिकवरी है वो का सपना बन जाएगी। और हर आम आदमी, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे ईरान का हो, चाहे इजराइल हो, अल्टीमेटली हर एक को रोजी रोटी चाहिए, हर एक को रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ। बिल्कुल ठीक है। आप जो आने वाले समय की तस्वीर दिखा रहे हैं वो समस्या, मैं एक बात कहता हूं सीधी, युद्ध दो देशों के बीच में हो, दुनिया के दो धड़ों के बीच, युद्ध में हारता हर कोई है, युद्ध में कभी कोई नहीं जीतता है। युद्ध में जो दावा करता है कि हम जीते, हमने ज्यादा मार दिए, उन्होंने भी बहुत कुछ खोया होता है और वो बहुत पीछे चले जाते हैं, क्योंकि युद्ध का हासिल कुछ नहीं है। युद्ध आत्मरक्षा के लिए हो, युद्ध 10 सेकंड और जी 10 सेकंड और लूंगा। बड़ी अच्छी आपने बात कही है, मैं इस पे कुछ जोड़ना चाहता हूं डॉक्टर प्रवीण। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड क्लियर कट विनर साबित हुआ। और आपके वाली बात ही हुई थी, इंग्लैंड ने उसके बाद सारी दुनिया के सामने एडमिट किया कि हमारी इकोनॉमी का कबाड़ा हो गया है और हमने दुनिया भर के कर्जे देने हैं, जबकि इंग्लैंड उस टाइम सबसे पावरफुल इकोनॉमी थी और क्लियर कट विनर हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक, आपने उसमें एक एग्जाम्पल भी जोड़ा, अब जरा फटाफट कुछ थोड़े और पहलू समझ लेते हैं। पूर्णिमा जी, अमेरिका में इसको कैसे लिया जा रहा है? क्या एक आंतरिक राजनीति में कुछ कर रहा हूं, ये दिखाने का दबाव भी ट्रंप पर है, इसलिए इस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं, या बहुत पहले से मन बना रखा था कि आऊंगा तो ये तो करना है मुझे? बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन डॉक्टर प्रवीण, वो मेजर जनरल की एक बात से मैं काउंटर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि ईरान में अभी बेसिकली ये रेजिम को सपोर्ट करने वाला ज्यादा है और देयर इज नो वे अमेरिका बैक्ड स्टूज कह सकते हो या अमेरिका की पसंद का व्यक्ति नहीं बैठ पाएगा, शासन नहीं कर पाएगा। जी, ये उनका पॉइंट था।
लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, ईरान में ये सिचुएशन है कि 1/3 पीपल आर एक्चुअली नॉट इवन विथ इस्लाम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मेजर लोग बेसिकली इस्लाम छोड़ के भागने का प्लान बना रहे हैं। तो नहीं, अगर बट ये थोड़ा सा अमेरिका के पास आया नैरेटिव है या इसका कोई तथ्य भी है? क्योंकि ऐसी जानकारी बहुत सार्वजनिक नहीं होती है, तो ये कैसे आपको पता लगा? ये अमेरिका में क्या इस तरह का एक नैरेटिव है कि ईरान में ऐसे हालात हैं? आप अगर देखो, ईरानियन जो है, पर्शियन जो है, अभी अमेरिका में है, या आप एक एमपी है कनाडा की, गोल्डी बोल के, उनका भी आप बयान सुन लो। ईरानियन कैनेडियन है एक्चुअली। सो ये जो है वो दे ऑल वांट शाह टू गो बैक एंड एस्टेब्लिश मिडिल ईस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्री इन ईरान। वो चाहते हैं वो लोग, बट कौन से वो इस्लाम को छोड़ेंगे कि नहीं वो मुझे नहीं पता। बट आई हैव सीन एनफ टू टेल यू दैट लोग एक्चुअली इस्लाम छोड़ रहे हैं, और जोरास्ट्रियन में भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे, क्रिश्चियन कन्वर्शन भी हो रही है। प्लस यू हैव द फोक्स दैट इज सिटिंग इन अमेरिका एंड गॉट योर कनाडा। पॉइंट। मतलब आपके पास में कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसके बाद आप ये दावा कर सकते हैं। और अब जो मैं पूछ रहा था कि अमेरिका में इसको कैसे लिया जा रहा है, वहां पर आम सोच क्या है अभी? देखिए, यहाँ पे एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। विद इन मागा क्राउड, जो सपोर्टर ऑफ बेस सपोर्टर ऑफ ट्रम्प है, यहाँ पे बहुत स्प्लिट आपको दिखाई देगा। कुछ दिन पहले इलॉन मस्क के साथ स्पैट हुआ, उसके बाद अभी रिसेंट जो चल रहा है वो टकर कार्लसन के साथ चल रहा है। अब यहाँ पे देखा होगा आपने, एक दिन पहले टकर कार्लसन और टेड क्रूज, सेनेटर टेड क्रूज के साथ एक इंटरव्यू हुआ था। वहां पे ही एक्चुअली एक्यूज्ड President Trump, and he was biggest supporter of President Trump. एक डिवाइड शुरू हो चुका है कि ईरान की जो पॉलिसी है वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट आवर वॉर। आपको समझना चाहिए, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कैंपेन टाइम पे कहा था, टर्म 1 में ही डिडंट स्टार्ट एनी वॉर, सो नो वॉर इज बैड, दिस इज मागा। टर्म 2 में क्या हो रहा है, बेसिकली ईरान को अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड थर्ड वॉर शुरू हो गया, अभी 2 ऑलरेडी चल रहा था। सो इन दिस पर्टिकुलर केस, जो एक सब्सटेंशियल मागा ग्रुप है, दे डोंट वांट अनदर अननेसेसरी जी हाँ, और अभी जिंदल साहब ने जो समझाया है वो भी बात समझने जैसी है कि इससे तो, और जनरल अस्थाना भी यही कह रहे थे कि परेशानी बढ़ेगी। यानी कुल मिलाकर ट्रंप जो दावे कर रहे थे, स्थितियां बिल्कुल उससे उलट दिखाई देती हैं। लेकिन जनरल अस्थाना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अल्टीमेटली इसमें क्या गेन है। क्या आपने जो एक बात बताई कि इजराइल या नेतन्याहू की ये रणनीति है जिसमें आ गया है अमेरिका, एक तो ये चीज हो सकती है। लेकिन दूसरी बात ये कि अमेरिका ईरान का एक परंपरागत, इनकी दुश्मनी बहुत आज की नहीं है, बहुत लंबी चली आ रही है। इस स्टेज पर ले जाना कोई दबाव भी दिखाता है कि कुछ करके दिखाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, मेरे हिसाब से तो इजराइल की एक तरीके से फेरे में आ गए हैं वो। क्योंकि आपको याद होगा, पहले इजराइल ने बहुत बोला था इराक न्यूक्लियर बम बना रहा है, इराक न्यूक्लियर बम बना रहा है, और उसके बाद में जो उस समय प्रेसिडेंट थे उनसे हमला भी करवा दिया और सब कुछ हो गया, और इराक में कोई न्यूक्लियर बम मिला नहीं। उसके बाद में अब उनका शुरू हो गया है कि जी ईरान बना रहा है, बनने वाला है, वगैरह वगैरह। और ये जो कहानी है, क्योंकि नेतन्याहू को लगता है कि मेरी ज़िंदगी में एक यही मौका है जब मैं ग्रेट बन सकता हूँ, और मेरी जो इजराइल में मेरी जो पकड़ है वो फिर और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो भी करप्शन चार्जेस में घूम रहे थे। अभी उसमें उनको भी, एक प्रेसिडेंट ट्रंप को भी इसमें थोड़ा सा लगा कि शायद ये मेरे लिए भी अच्छा मौका है, क्योंकि नेतन्याहू ने उनको ये समझाया है कि देखिए, मैंने उनका एयर डिफेंस उड़ा दिया है, आपके बॉम्बर आराम से जा सकते हैं, ये बेस्ट मौका है। आप उनके न्यूक्लियर जो हथियार हैं, जो न्यूक्लियर उनकी संस्थान हैं, उनको उड़ा दो। तो अब वो डबल माइंडेड हो गए हैं, क्योंकि इसके बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बाकी पैनलिस्ट भी बात कर चुके हैं कि ओपिनियन डिवाइडेड है इसके ऊपर। दूसरी चीज जो ये है ध्यान देने वाली इसमें, कि जहां तक ईरान की सत्ता परिवर्तन का सवाल है, सत्ता परिवर्तन जरूर होगा अगर ये खुमैनी की डेथ हो जाती है तो। और लेकिन जो उनकी जगह जो आएगा, क्योंकि ये भी, मैं भी ईरान के कई स्कॉलर्स के साथ टच में हूं, उनकी जगह जो आएगा वो भी उतना ही कट्टरपंथी होगा, वो उससे कम नहीं होगा, ऐसा मानना है। और शाह का कोई चांस नहीं है, क्योंकि अब ऐसा भी होता है कि एक इंफॉर्मेशन वॉर है, और इंफॉर्मेशन वॉर में आप देखेंगे स्पेशली अमेरिका में वही नैरेटिव चलता है जो नैरेटिव व्हाइट हाउस चलाना चाहता है।
और आप याद कीजिए 3 साल तक ये सारी की सारी बेस्ट मैगजीन अमेरिका की ये बताती रही कि जी यूक्रेन जीत रहा है, जीत रहा है, जीत रहा है। लेकिन 3 साल के बाद में अब जब सच्चाई सामने आई है तो साफ नजर आ रहा है कि हो क्या रहा है। वही चीज यहां भी लागू है। आप देखिए, उन्होंने बताया इतना बड़ा हॉस्पिटल हो गया, सारे सिर्फ घायल हुए हैं, एक भी मरा नहीं। लेकिन ऐसे ही नहीं है। इस पूरे नैरेटिव वॉर में, आज की डेट में लड़ाई और नैरेटिव वॉर ये दोनों अलग जनरल नहीं है, अस्थाना, दोनों एक क्या ही साथ बढ़िया मिलके- आपने ये बात रखी है। दरअसल हाँ। ये एक दर्शन को भी बताती है कि दुनिया में अब इंफॉर्मेशन जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अब युद्ध वैसे नहीं होते कि जितना सुन लिया, जितना पढ़ लिया, उतने में मान लिया कि ऐसा हुआ था। हालात बहुत अलग होते हैं और मकसद भी अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। यानी ये चाहे जो चाहते हों, बड़े बड़े दिग्गज, बड़ी बड़ी ताकतें चाहे जो चाहती हों, दुनिया एक दिशा में जरूर जाएगी, क्योंकि दुनिया का इवोल्यूशन अपने आप हो रहा है। बट इस समय ये जो ट्रांजिशन फेज है या ये जो समय चल रहा है, ये बड़ा खतरनाक और तनावपूर्ण है, क्योंकि तनाव जगह जगह देखने को मिलता है। इस पर और बात करते रहेंगे, लेकिन समय इतना ही था। जनरल अस्थाना धन्यवाद, पूर्णिमा जी धन्यवाद, आकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो भारत का सवाल में इतना ही।